हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अनसोल्ड पेपर। ओके, तो मैं आज आपको इस वीडियो में सोल्व करवाऊंगी बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का अनसोल्ड पेपर। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में आपको सोल्व करवाऊंगी। ओके, तो आप देख सकते हो अनसोल्ड पेपर अंबिका का है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मीन्स सीसीएस यूनिवर्सिटी का है। एंड मैं आपको बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सोल्व कराऊंगी। आपको 20 रुपीज़ में ये आपका जो भी कॉलेज होगा उसके आसपास जो बुक स्टोर होता है, किसी भी बुक स्टोर पे आपको आसानी से मिल जाएगा। ओके, जो अनसोल्व पेपर होते हैं वो बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमकॉम, एमएससी एंड एलएलबी सभी सब्जेक्ट पे आपको मिल जाते हैं। अनसोल्व पेपर जो होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और ये बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड एंड फाइनल ईयर सब एग्जाम के लिए आते हैं। सॉल्व पेपर जो है हमारे एग्जाम में काफ़ी हेल्प करते हैं। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं अगर आप उसको सोल्व कर लेते हो तो आपको एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा कोई ना कोई क्या लगभग ये क्वेश्चन दिखेगी अनसोल्व की। ओके, देखिए अनसोल्व पेपर में आपको अब जैसे केमिस्ट्री का अनसोल्व पेपर है तो यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री का भी आपको दे रखा है 2019 का। ओके, एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपको 2019 का अनसोल्व पेपर दे रखा है कि कैसे क्वेश्चन होते हैं। एंड आपको इसमें केमिस्ट्री का अनसोल्व पेपर दे रखा है इनऑर्गेनिक 2019 का। तो मैं इस वीडियो में आज आपको बीएससी सेकेंड ईयर 2019 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही पेपर सॉल्व करवाऊंगी। एग्जाम किस तरह का आता है आपका इसमें जो एग्जाम आता है बीएससी में वो सेक्शन में डिवाइडेड रहता है। फर्स्ट आपके क्या आते हैं, आपके 10 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। ये जो 10 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं ये आपके 2 मार्क्स के होते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। अगर आप ये 10 क्वेश्चन कर लेते हो तो एग्जाम आपका काफ़ी अच्छा चला जाता है, क्योंकि 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन मीन्स 20 मार्क्स तो आपके यहीं से कैलकुलेट हो जाते हैं। मैं इस वीडियो में आज आपको यही 10 क्वेश्चन करवाने वाली हूँ, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो इन्हीं का होता है। एंड फिर क्या होता है, फिर आपका जो सेक्शन बी, सी एंड डी एंड ई आता है। इसमें क्या होता है, जैसे आपका सेक्शन बी है ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। सेक्शन बी में आपको 2 क्वेश्चन मिलते हैं 2 एंड 3, तो इसमें से आपको 1 क्वेश्चन करना होता है। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन है। इसी तरह आपका आता है सेक्शन सी। इसी में क्या होता है, आपको 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं, देखिए 4 एंड 5, तो इसमें से आपको 1 लॉन्ग क्वेश्चन करना होता है। एंड देन फिर क्या आता है आपका सेक्शन डी। ओके, सेक्शन जो डी एस में भी इस तरह होता है। 6 एंड 7 में आपको 1 क्वेश्चन करना होगा, बीच में देखिए आप देख सकते हैं लिखा है अथवा। ओके, एंड इसी तरह सेक्शन ई आता है, आपको 8 एंड 9 इसमें से आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं। इस तरह ये आपके हो जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। अगर आप ये अनसोल्व पेपर सोल्व कर देते हो लास्ट के 3 जैसे 19, 18, 17 एंड 16 का, तो आप डेफिनेटली पेपर आपको जो भी क्वेश्चन आएंगे लॉन्ग क्वेश्चन तो आपके डेफिनेटली लगेंगे। वेरी शॉर्ट में कुछ आपका चेंज हो सकता है, बट अगर आप कर लेते हो तो लॉन्ग क्वेश्चन तो आपको डेफिनेटली आने ही है। तो इसलिए मैंने सोचा है कि क्यों ना मैं बीएससी सेकेंड ईयर वालों के लिए ये एग्जाम पेपर सोल्व करवा दूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जैसे हम देखेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखते हो क्या है आपका, कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Fe2 पॉजिटिव एंड Mn2 पॉजिटिव आयंस। आपको Fe2 पॉजिटिव एंड Mn2 पॉजिटिव आयन पर मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैग्नेटिक मोमेंट इसको हम डिनोट करते हैं म्यू से। आपका जो फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट करने का वो होता है आपका म्यू इज इक्वल टू √n, एन ब्रैकेट में लिखते हैं n+2। यहाँ पे n क्या होता है, जो आपका ये n है वो होता है आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, ये वैल्यू होती है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की, हम यहाँ पर लिखेंगे। अब हमको Fe2 पॉजिटिव में कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक मोमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम Fe2 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। अब Fe2 पॉजिटिव है, जो आयरन है उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 26, बट यहाँ 2 पॉजिटिव है मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकल गए, तो हमारे पास कितना बचता है 24। इसलिए मैंने 4s2 कट कर दिया है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। अब लास्ट हमारा जाता है इलेक्ट्रॉन 3d में, तो मैं d ऑर्बिटर यहाँ बना लेती हूँ। 5 होती है d में ऑर्बिटर एंड 6 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब आप देखते हो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके कितने बचे हैं 1, 2, 3, 4 मीन्स आपकी जो n की वैल्यू आई है वो आई है आपकी 4। अब आप क्या करोगे, वैल्यू पुट कर दोगे फॉर्मूले में। n के स्थान पे आप क्या रखोगे 4 एंड इस वाले n के प्लेस पे 4 + 2 6 एंड 6 × 4 24। अंडर रूट क्या आ गया आपके पास 24। जब आप इस अंडर रूट की वैल्यू को बाहर निकालोगे अंडर रूट से तो आपके पास आएगा 4.90 एंड 4.99 अराउंड इसके, तो आप क्या कर सकते हो उसके 5 के समथिंग मान सकते हो। एंड bm, अब यहाँ पे bm क्या होता है
जो आपको मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है, ये इसकी यूनिट होती है BM मींस बोहर मैग्नेटॉन। ओके, तो आपका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है 5 बोहर मैग्नेटॉन। ऐसे ही आपको Mn2 पॉजिटिव पे कैलकुलेट करना था, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा था। कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Fe2 पॉजिटिव पे हमने कैलकुलेट कर लिया ऑलरेडी। अब Mn2 पॉजिटिव। ओके, वही आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन लिखोगे। 3D में लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है एंड 5 इलेक्ट्रॉन है, तो मीन्स 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप देख सकते हो। एन की वैल्यू आपकी कितनी आ गई है 5 आ गई है, तो आप 5 पुट कर दोगे एंड 5 + 2 कितना होता है 8 एंड 8 × 5 35 एंड 35 को जब आप अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो 5.92 आएगा एंड 9 राउंड 5 के, तो आप क्या कर सकते हो 6 इसको मान सकते हो। तो आपका मैग्नेटिक मोमेंट Mn2 पॉजिटिव पे कितना आ जाएगा 6 BM बोहर मैग्नेटॉन। तो आपका ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आप देखो कितना इजी था। ओके, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है कि फॉर्मूला मैग्नेटिक मोमेंट का क्या होता है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट शोइंग 8 + 8 ऑक्सीडेशन स्टेट। मीन्स जो भी एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट उसका एग्जाम्पल आपको देना है जो भी +8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो वो कौन से एलिमेंट है जो शो करते हैं +8 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा इफ वी कंसीडर ऑल द ट्रांजिशन मैटर द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज 8। अगर हम देखते हैं ट्रांजिशन मैटर जो है उसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 8 एंड द एलिमेंट विच शो +8 ऑक्सीडेशन स्टेट आर। जो भी ट्रांजिशन मैटर होती है एलिमेंट होते हैं उनमें जो भी प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है +8। ओके, वो कौन से एलिमेंट होते हैं, वो है आपके रुथेनियम मीन्स Ru एंड ऑस्मियम OS, जिसको हम OS से डिनोट करते हैं। तो हमको एग्जाम्पल लिखना था, तो एग्जाम्पल कौन से है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट बताओ जो +8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, वो है आपका रुथेनियम Ru एंड ऑस्मियम OS। ओके, तो आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन आपको दिया है वाई चिलेट्स कंपाउंड आर मोर स्टेबल। जो चिलेट कंपाउंड्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल क्यों होते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। चिलेटिंग लिगेंड कैन फॉर्म अ रिंग विद लिगेंड सेंटर मैटर। क्योंकि जो हमारी चिलेट कंपाउंड होते हैं वो क्या करते हैं, वो सेंटर मैटर जो होती है उसके साथ एक रिंग बना लेते हैं एंड देयरफॉर इट हैव एबिलिटी टू रेगुलेट इलेक्ट्रॉन विद इन रिंग बिकॉज सेंटर मैटर आयन चिलेटिंग एजेंट देयरफॉर दे आर मोर स्टेबल। क्योंकि जो ये चिलेट कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल इसलिए होते हैं क्योंकि जब चिलेट कंपाउंड सेंटर मैटर के साथ जुड़ते हैं तो ये एक रिंग बना लेते हैं और वो ज़्यादा स्टेबल हो जाती है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि चिलेट कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 4। ओके, तो क्वेश्चन 4 में आपसे क्या पूछा है, कैलकुलेट इफेक्टिव एटॉमिक नंबर मीन्स EAN आपको कैलकुलेट करना है, जिसकी फुल फॉर्म होती है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ AgCl2। AgCl2 नेगेटिव पे आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करना है एंड PdCl4 2 नेगेटिव पर भी। ओके, तो चलिए देखते हैं। जो आपका EAN होता है इसकी फुल फॉर्म होती है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर मीन्स प्रभावी नाभिकीय आवेश, जिसको हिंदी में कहते हैं। इसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल एटम। जो भी आपकी मेटल एटम आपको क्वेश्चन में दिया होता है उसका आपको एटॉमिक नंबर लिखना होता है और उसमें से माइनस क्या करना पड़ता है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल एटम। जो भी आपकी मेटल एटम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर उसमें से माइनस कर देते हैं, +2 करते हैं इंटू नंबर ऑफ लिगेंड। जितने भी लिगेंड आपके अटैच होते हैं आपको मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे आपको देखिए PdCl4 2 नेगेटिव पे आपको निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल एटम, एटॉमिक मेटल कौन सी है, इसमें प्लेटिनम है, तो आप प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर लिखोगे जो होता है आपका 46। ठीक है, एंड माइनस क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल एटम। मेटल क्या है, प्लेटिनम है, तो आप इसकी ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर लेते हो। कैसे निकालते हो ऑक्सीडेशन नंबर, PD को हम x मान लेते हैं क्योंकि इसकी हमें निकालनी है। ओके, Cl क्या है आपकी 4 है, तो आप प्लेटिनम को x मान लेते हो और Cl आपके कितने हैं 4 एंड Cl का जो आपका ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता है -1 एंड इज इक्वल टू आप क्या रखोगे, चार्ज आपका -2 है, तो यहाँ से जो आपकी x निकल जाएगा PD की ऑक्सीडेशन नंबर वो +2 हो जाएगी। 4 × 1 4 एंड माइनस कर दोगे तो आपकी +2 में आ जाएगी। ओके, इसलिए मैंने यहाँ रख दिया ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल एटम +2 इंटू 2 एंड नंबर ऑफ लिगेंड आपके कितने हैं 4 है। ओके,
तो आपका यहाँ से 52 आंसर निकल जाता है। PdCl2 में आपका जो EAN है वो आपका कितना है 52। ऐसे आप देखते हो AgCl2 नेगेटिव पर। ओके, AgCl2 नेगेटिव में फर्स्ट ऑफ ऑल एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल एटम का लिखोगे जो होता है आपका 47, माइनस कर दोगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल एटम। आप AgCl2 नेगेटिव का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे +1 आएगा आपका। ओके, एंड प्लस क्या करते हो आप 2, इसमें +2 कर दिया है। नंबर ऑफ लिगेंड कितने अटैच है 2, तो इंटू 2 कर दिया एंड आपका क्या निकल गया EN 50। इस पे 52 एंड इस पे 50। तो ये आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं ड्रॉ और पॉसिबल ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ COEN2 Cl2 पॉजिटिव। मीन्स आपको इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के सभी ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाने हैं, आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है इसमें। ओके, यहाँ पे जो EN है, ये EN क्या होता है आपका, ये आपका बाइडेंटिक लिगेंड होता है EN। ओके, तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा, ये जो आपको COEN का होल स्क्वायर Cl2 है, इसकी ऑप्टिकल आइसोमर हो जाएगी, D फॉर्म हो जाएगी एंड इसकी L फॉर्म हो जाएगी। तो आपको ये दोनों स्ट्रक्चर बना लेनी है। यहाँ पे जो EN है ये आपका क्या है, बाइडेंटेड लिगेंड होता है। ये जो बाइडेंटेड लिगेंड है इसको हम कहते हैं डाई इथाइल एमीन। ओके, तो D फॉर्म एंड L फॉर्म इसकी हो जाएगी। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ विल यू ऑब्टेन PU फ्रॉम U। मीन्स आपको PU 239 ऑब्टेन करना है किससे, यूरेनियम 238 से। ओके, तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लूटोनियम मीन्स PU इज मेड फ्रॉम यूरेनियम 238। जो PU प्लूटोनियम है वो आपका बनता किससे, यूरेनियम 238 से। व्हेन एन एटम ऑफ यूरेनियम 238 is exposed to neutron radiation, its nucleus will capture a neutron, changing it to uranium 239। मीन्स जब आपका यूरेनियम 238 पे न्यूटन की रेडिएशन डाली जाती है तो वो न्यूटन को कैप्चर करता है और चेंज हो जाता है यूरेनियम 238 से यूरेनियम 239 में। एंड द यूरेनियम 239 देन रैपिडली अंडरगोज 2 बीटा डीकेज। अब क्या होता है इसमें हमारी बीटा डीके होती है 2 टाइम। फर्स्ट बीटा डीके ट्रांसफर क्या करती है, ट्रांसफॉर्मिंग द यूरेनियम 239 इनटू नेप्ट्यूनियम 239। जो फर्स्ट बीटा डीके जब हम उस पे रेज डालते हैं तो क्या होता है, जो यूरेनियम 239 है उसको चेंज होता है नेप्ट्यूनियम 239 में। ओके, एंड द सेकंड बीटा डीके रेज जब हम डालते हैं तो ट्रांसफॉर्मिंग किस में होता है, जो आपका नेप्ट्यूनियम 239 था वो चेंज हो जाता है PU 239 में, जो हमको चाहिए था, जो हमें बनाना था मेन। तो आपका क्या हुआ, यूरेनियम 238 एटॉमिक नंबर 92 है, हमने उसमें क्या किया, इसने न्यूट्रॉन को कैप्चर किया। ओके, तो हमारा यूरेनियम 238 से यूरेनियम 239 बन गया। अब यूरेनियम 239 पे बीटा हमने डीके बीटा रेज डाली तो हमारा क्या बन गया, नेप्ट्यूनियम 239। ओके, अब हमने नेप्ट्यूनियम 239 पे सेकंड बीटा रे डाली तो हमारा प्लूटोनियम 239 में ट्रांसफर हो गया। तो इस तरह से हमारा पूरा प्रोसेस हो गया। और यही क्वेश्चन पूछा था हाउ विल यू ऑब्टेन, हम कैसे बनाएंगे प्लूटोनियम यूरेनियम 238 से। तो ये आपको पूरा प्रोसेस लिखना है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में सफिशिएंट इतना रहता है। अब हम देखते हैं हमारा 7th क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ लैंथेनाइट कंडक्शन। मीन्स जो आपका लैंथेनाइट कंडक्शन होता है डी ब्लॉक में वो क्यों होता है, उसके कारण बताने हैं, उसके कॉजेज बताने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये लिखें कि लैंथेनाइट कंडक्शन होता क्या है। लैंथेनाइट कंडक्शन is the general decreases in the atomic and ionic size of lanthanides with an increase in atomic number। मीन्स लैंथेनाइट कंडक्शन क्या होता है, एक डिक्रीज होता है, ये एटॉमिक और आयनिक साइज होती है। जैसे जैसे क्या होता है एटॉमिक नंबर बढ़ता है और क्या होता है उसके जो एटॉमिक एंड आयनिक साइज है वो डिक्रीज कम होना शुरू कर देते हैं, उसको ही हम कहते हैं लैंथेनाइट कंडक्शन। अब ये लैंथेनाइट कंडक्शन होता क्या है, इसके कॉजेज क्या है, वो हमसे क्वेश्चन में पूछे हैं। विद एन इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर, जैसे जैसे क्या होता है इंक्रीज होता है एटॉमिक नंबर, द पॉजिटिव चार्ज ऑन न्यूक्लियस इंक्रीज। तो हमारा पॉजिटिव चार्ज भी न्यूक्लियस पे इंक्रीज होएगा जब हमारा एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। बाई 1 यूनिट एंड 1 मोर इलेक्ट्रॉन एंटर सेम 4f सबशेल। द इलेक्ट्रॉन इन 4 सबशेल imperfectly shield each other. Shielding in a 4f सबशेल is lesser than in d सबशेल। तो जो आपका 4f सबशेल होता है वो उस पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या कर लेते हैं, उनको शील्ड कर लेते हैं। विद द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज द वैलेंस शेल इज पुल्ड स्लाइटली टुवर्ड द न्यूक्लियस, दिस कॉजेज लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन।
देखिए हिंदी में बताऊं तो लैंथेनाइट कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि जो लैंथेनाइट एलिमेंट होते हैं, जो उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, अगर आप उन्हें देखोगे तो आपको दिखेगा कि उनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, वो उसके बैलेंस शेल में न जाकर वो 4s सब शेल में चला जाता है। अब क्या होता है, इन एफ इलेक्ट्रॉन का जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है। और दूसरी ओर जब आपका एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो उसके साथ आपका न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है। और जो शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम होने के कारण जो एफ इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियर चार्ज के इफेक्ट को इतना कम नहीं कर पाते, जिससे क्या होता है, जो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के द्वारा जो बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ जो है अट्रैक्ट नहीं हो पाते। इसलिए क्या होता है, आपका एटॉमिक और जो आयनिक साइज है, ठीक है, उसकी जैसे जैसे वो बढ़ता है उसके साथ कम होता जाता है आपका एटॉमिक साइज और आयनिक साइज। तो ये आपका कोशिश होता है कि जो 4f जो होता है इसमें जो आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो वैलेंस शेल में ना जाकर वो आपका 4s सब शेल में चला जाता है। इसके कारण आपकी एटॉमिक और आयनिक रेडियाई क्या होती है, कम हो जाती है, और यही आपका लैंथेनाइट कंडक्शन का कारण होता है। ओके, तो आपको जब लैंथेनाइट कंडक्शन के बारे में पूछा जाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लिखना है कि लैंथेनाइट कंडक्शन में होता क्या है, एंड फिर आपको लिखना है कॉसेज किसका कारण क्या है। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिस्कस स्मेल्टिंग एंड कैल्किनेशन मेथड, मीन्स प्रगलन और निस्तापन विधियों का वर्णन करना है आपको। स्मेल्टिंग क्या होती है ये बताना है और कैल्किनेशन मेथड क्या होता है ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखें कि स्मेल्टिंग क्या होती है। तो इट इज द मेथड in which fine grained ore is heated with coal and flux at high temperature, means इससे प्रोसेस में क्या होता है जिसमें आपका बहुत ज़्यादा बारीक पिसा हुआ फाइन पाउडर किसका, और का अयस्क का होता है, और मीन्स होता है अयस्क, उसको हम हीट करते हैं। किसके साथ हीट करते हैं, कोल के साथ, एंड फ्लक्स क्या होता है आपका गालक, हिंदी में आपने पढ़ा होगा। जब हम काफ़ी हाई टेम्परेचर पर इसको गर्म करते हैं तो क्या होता है, बाय विच द मैटर इज ऑब्टेन इन अ मोल्टन स्टेट। तो जब आप गर्म करते हो इसमें और को तो क्या होता है, वो जिससे जो हमारी मैटर है वो हमारी मोल्टन स्टेट में आ जाती है, वो हमारी गलित अवस्था कहते हैं जिसको हिंदी में, उसमें आ जाती है, इसको हम कहते हैं स्मेल्टिंग। अब फ्लक्स क्या होता है, देखिए फ्लक्स आपका वो सब्सटेंस है जो और में जो कुछ चीज़ ऐसी होती है ना पिघलने वाली, मीन्स गैंग आपकी अशुद्धि होती है जो, उससे रिएक्ट करके स्लैग बनाता हो। स्लैग मीन्स धातुमल। तो जो स्लैग होता है वो पिघली हुई जो मेल्ट होती है, मोल्टन मेल्ट, उससे काफ़ी लाइट होने के कारण सरफेस पे आ जाता है और इसे हम इजीली हटा सकते हैं। ओके, तो ये आपका होता है फ्लक्स, एंड इट इज़ अ टाइप ऑफ एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी। इट इज़ यूज टू एक्सट्रैक्ट मैनी मेटल्स फ्रॉम देयर, और जिससे आपका हो गया AgFeCu एटसेट्रा। तो ये आपका स्मेल्टिंग में आ जाता है। एंड मैं स्मेल्टिंग के एग्जाम्पल की बात करूँ तो जैसे जिंक ऑक्साइड, इसका रिडक्शन की बात करूँ तो कॉक के साथ जब रिएक्ट करता है तो जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है। मेथड ऑफ रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड बाय यूजिंग कोक एज रिड्यूसिंग एजेंट इज स्मेल्टिंग। PbO आपका लेड ऑक्साइड कोक के साथ करता है तो Pb एंड कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है, एंड SnO2 टिन ऑक्साइड करता है कोक के साथ तो टिन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है। तो ये आपको इसकी रिएक्शन लिखनी है। एंड सेकंड आपसे पूछा था कैल्किनेशन क्या होता है। तो कैल्किनेशन होता है इट इज द प्रोसेस इन विच द ओर इज हीट टू अ हाई टेम्परेचर बिलो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मैटर इन अब्सेंस ऑफ एयर और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। मीन्स इसलिए वो प्रोसेस होता है, वो मेथड है जिसमें और जो आपका अयस्क है उसको एयर की अब्सेंट में, मतलब एयर ना हो। ओके, कैल्किनेशन में आपका एयर प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, एयर के अब्सेंट में हम हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं, जिससे क्या होता है उसकी जो मॉइस्चर है वो कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत से जो आपकी गैंग है वो दूर हो जाती है। ओके, इसको हम प्रोसेस को हम कहते हैं कैल्किनेशन। द चेंज दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग कैल्किनेशन विद रिएक्शन, और जब आप कैल्किनेशन का प्रोसेस करते हो तो और में कौन कौन सी रिएक्शन होती है आपकी, मॉइस्चर एंड वाटर फ्रॉम हाइड्रेटेड, जो आपका मॉइस्चर वाटर है फ्रॉम हाइड्रेटेड मीन्स निकल जाता है जो और का होता है, वोलाटाइल इम्प्योरिटीज एंड ऑर्गेनिक मैटर आर रिमूव्ड। तो जो आपकी इम्प्योरिटीज होती है सब रिमूव हो जाती है और में से, और बिकम पोरस, और क्या हो जाता है, पोरस हो जाता है आपका। कार्बोनेट डिकम्पोज टू ऑक्साइड, जो भी आपके कार्बोनेट होते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं ऑक्साइड में। फॉर एग्जाम्पल जिंक कार्बोनेट आपका जब आप हीट करते हो एयर के एब्सेंस में तो आपका
वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, जिंक ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाती है। ऐसे ही आपका कॉपर कार्बोनेट है, ऐसी कैल्शियम कार्बोनेट है और ऐसे ही आपका Fe2O3.3H2 है, फेरिक ऑक्साइड। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अंडररिंग एटम इन CrO5 एंड CH3Cl मॉलिक्यूल्स। मीन्स कैलकुलेट करनी है हमें ऑक्सीडेशन स्टेट, जो भी आपकी अंडरलाइन की हुई है। यहाँ पे अंडरलाइन नहीं की है, लेकिन इसमें आपको मुझे पता है Cl की निकालनी है एंड C की, वो अंडरलाइन करना मिसप्रिंट हो गया होगा। तो जिस भी एलिमेंट पे अंडरलाइन हुई है आपको उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है। ओके, चलिए देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इज x। अब यहाँ पे हमको x की Cr की ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करनी है, तो हम लेट कर लेते हैं x, इसको हम x मान लेते हैं। x, इसको हमने x मान लिया है, x हो गया प्लस 4 इंटू -1। अब यहाँ पे 4 कैसे आया, देखिए यहाँ पे O5 है। O5 मीन्स यहाँ पे आपका एक पेरोक्साइड बॉन्ड है। पेरोक्साइड बॉन्ड आपको पता है किसे कहते हैं, O और O के बीच जब आपका एक बॉन्ड बनता है उसको आप कहते हो पेरोक्साइड बॉन्ड। तो इन ऑक्सीजन 5 में से एक तो है आपका पेरोक्साइड बॉन्ड, तो मीन्स कितने ऑक्सीजन बचे आपके 4, 4 इंटू -1। अब ऑक्सीजन की हमें पता है सिंपल ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है -1। ओके, तो 4 इंटू -1 एंड प्लस आपका 1 जो पेरोक्साइड बॉन्ड था वो है आपका, और जब भी आपका पेरोक्साइड बॉन्ड होता है तो उसको आप ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2, तो 2 की मल्टीप्लाई हम 1 से करेंगे एंड इज इक्वल टू 0, क्योंकि कोई भी चार्ज नहीं है। यहाँ से आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है क्रोमियम की वो हो जाएगी +6। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन CrO5 इज +6। ओके, यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा टफ दे दिया है। अब आप सिंपल O की -1 लिख लेते थे बस, बट लेकिन यहाँ पे पेरोक्साइड बॉन्ड है तो आप एक पे -2 एंड +1 लिखोगे। बच्चे यहीं पे गलती कर देते हैं, वो सिर्फ यहाँ पे क्या करते हैं 5 इंटू -1 मान लेते हैं, बट इसमें एक पेरोक्साइड बॉन्ड है तो इसलिए इसकी 2 हम इस तरह करेंगे कि 4 तो इसमें ऑक्सीजन है, एक पेरोक्साइड बॉन्ड है तो इसलिए 1 अलग लेंगे हम, एंड -2 से भी करेंगे क्योंकि पेरोक्साइड बॉन्ड की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -2 होती है एंड सिंगल ऑक्सीजन की आपकी -1 होती है। नेक्स्ट हमें निकालना है CH3Cl मॉलिक्यूल में। ओके, CH3Cl में कार्बन का निकालना है। लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इज x मान लेते हैं, प्लस हाइड्रोजन आपके कितने हैं 3, एंड हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, एंड फिर प्लस Cl की आपको पता है -1 होती है, इज इक्वल टू 0 क्योंकि कोई भी चार्ज नहीं है, एंड x इज इक्वल टू क्या निकल जाएगी यहाँ पे -2 निकल जाएगी कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट CH3Cl में। तो ये आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है आंसर पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है राइट डाउन द कॉन्जुगेटेड बेस ऑफ फॉलोइंग एसिड। आपको जो ये दे रखे हैं कॉन्जुगेटेड बेस इनके बताने हैं आपको, इनके एसिडों के, मीन्स संयुग्मी क्षार बताने हैं इन अम्ल के। जब भी आपसे कॉन्जुगेटेड बेस की बात करते हैं तो आपको क्या करना है, एक हाइड्रोजन रिमूव कर देना है। देखिए यहाँ पे NH4 पॉजिटिव है मीन्स NH3 हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ऐसे H3O पॉजिटिव है मीन्स H2, एक हाइड्रोजन रिमूव कर दूंगी और पॉजिटिव चार्ज भी रिमूव कर दूंगी। HCO3 नेगेटिव, अब नेगेटिव है, अब यहाँ से मैंने हाइड्रोजन रिमूव करा है और एक नेगेटिव चार्ज बढ़ाऊंगी। जब आपके पास नेगेटिव होता है और हाइड्रोजन रिमूव करते हो तो आपको एक चार्ज बढ़ाना है, बट जब आप पॉजिटिव पे से एक हाइड्रोजन रिमूव करते हो तो आपको पॉजिटिव चार्ज भी रिमूव कर देना है। तो आपका हो जाएगा CO3 2 नेगेटिव एंड CH3 नेगेटिव कर दोगे आप यहाँ पे। ओके, तो आपका इस तरह से 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब आपको मैं स्टार्टिंग से दिखा रही हूँ, आपको वीडियो को पॉज करना है एंड अपने नोट्स को प्रिपेयर कर लेना है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आपको लाइक करना है, शेयर एंड कमेंट्स में बताना है कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है। अगर आप चाहती हो मैं शॉर्ट क्वेश्चन पे भी वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं शॉर्ट क्वेश्चन पे भी वीडियो बना दूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वेश्चन लिखने हैं, आंसर को आपको खुद एक बार सॉल्व करना है, नहीं होता है तो आपको वीडियो में देखना है। आप मुझे बताना कमेंट्स में कि मैं 2018 एंड 16, 17 सब की वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट्स भी करना है।
रिएक्शन में आपको कोई मिस्टेक नहीं करनी है क्योंकि ये रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो आपको बिल्कुल इसमें मिस्टेक नहीं करनी है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगती है तो आपको शेयर जरूर करनी है क्योंकि जो आपके फ्रेंड्स हैं उनकी भी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। और मेरा फ्रेंड्स एक चैनल और है कीर्ति व्लॉग्स के नाम से, तो प्लीज़ आप उसको भी जाकर सब्सक्राइब कर देना।